नमस्कार साथियों, कुमार एचडी टीचिंग चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। छंद छंद जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन भी बनते हैं कंपटीशन लेवल में भी और साथ ही 8वीं 9वीं 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में भी। तो मैं दोनों को लेके चलूँगा और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हम इसके सारी चीज़ें कैसे क्या प्रोसेस है, इसके छंद के भेद कितने हैं, कैसे कैसे क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले भी हमने कई वीडियो बना चुके हैं हम। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं और अगर आप अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले छंद की। ठीक है, सबसे पहले आप छंद की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि छंद किसे कहते हैं। ठीक है ना, छंद का तात्पर्य लयात्मकता से लगाया जाता है। छंद का तात्पर्य लयात्मकता से लगाया जाता है। ठीक है ना, देखिए छंद का तात्पर्य जो सबसे पहले इसका उल्लेख जो मिलता है, सबसे पहले छंद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है ना, ऋग्वेद में इसका उल्लेख छंद का मिलता है। ठीक, और इसके ऋषि एक ऋषि है जिसका नाम है पिंगल ऋषि है। पिंगल ऋषि द्वारा इसके लिखे जाने का उल्लेख मिलता है, ऐसा ऋग्वेद में बताया गया है। ठीक है ना, तो छंद का तात्पर्य लयात्मकता से लगाया जाता है और इसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में किस ऋषि द्वारा, एक ऋषि है पिंगल ऋषि, उनके द्वारा यह बताया गया है। ठीक है, अगला प्रोसेस में सबसे देखेंगे इसके छंद के भेद। देखिए छंद के मुख्य रूप से दो ही भेद बतलाए गए हैं। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद वे छंद जो मात्रा के आधार पर बताए जाते हैं उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जो छंद मात्रा के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, जिन छंदों को मात्रा के आधार पर बताया जाता है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, तथा जिन छंदों को वर्णों के आधार पर बताया जाता है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए परीक्षाओं में ज्यादातर ने ये मात्रिक छंद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, ये ज़्यादा आता है, वर्णिक छंद बहुत कम आता है। तो हम आज सबसे पहले मात्रिक छंद को देखेंगे कि मात्रिक छंद किसे कहते हैं। ठीक है, मात्रिक छंद जो मात्रा के आधार पर जिन छंदों का निर्धारण किया जाता है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जिन छंदों का निर्धारण वर्णों के आधार पर, वर्ण मतलब अभी क्या होता है अभी उसको भी समझाएंगे, वर्ण के आधार पर किया जाता है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे इसके छंद के कुछ भेद बताए गए हैं। ये क्या है, ये भेद है, क्या है, भेद। ये कहाँ भेद है, ये सारे हैं। ठीक है, इसमें छंद के सबसे पहले भेद है, पहला है वर्ण। वर्ण भी जो है जैसे यहाँ वर्णिक छंद है तो वर्ण जैसे होता है हमारा, वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर के अंतर्गत कौन कौन आता है, आ से लेके आ ई उ ए और इधर क से लेके ज्ञ तक, मतलब टोटल वर्ण तो ऐसे 52 बताए गए। तो वर्णों की बात जो होती है इसे वर्ण के अंतर्गत रखेंगे। जो ये क्या है, छंद के भेद ही है। किसके, छंद के भेद, मतलब कैसे बनता है, ये छंद के भेदों को बताएगा। थोड़ा इनको देख लेते हैं। वर्ण के भेद, वर्ण हो गया, उसके बाद मात्रा जो होती है। देखिए जो हमारा ये मात्रिक छंद होता है इसमें मात्राओं का ही खेल रहता है। मात्रा कैसे लगती है और कहाँ पे लघु मात्रा है, कहाँ दीर्घ मात्रा है, ये भी हम मात्राओं के अंतर्गत देखेंगे। कुछ ह्रस्व होती है, कुछ दीर्घ मात्रा होती है। तो जो मात्राओं का काम होता है वो मात्रा यहाँ पे भी बताएंगे हम। तो ये मात्राओं का काम यहाँ से लिया जाता है। उसके बाद गति होती है। गति मतलब होते हैं कुछ छंद जो होते हैं जिनको पढ़ने की जो स्पीड होती है वो थोड़ा स्पीड रहेगी तभी उस छंद ज़्यादा अच्छे लगते हैं पढ़ने में। लेकिन कुछ छंद ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए आराम से ही पढ़े जाते हैं, मतलब उनकी गति की बात की जाए उसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो यति होता है, जो यति होता है, यति के अंतर्गत जैसे मैंने यहाँ कोई दोहा लिखा, जैसे ये है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ठीक है, यहाँ कामा लगा दिया, जय कपीस तिहु लोकनाथ उजागर। तो जो कामा लगाया जाता है इस कामा को यति के अंतर्गत रखा जाता है। यति के बाद है तुक है, तुक है ना, तुक है। जैसे लास्ट के तुक का मतलब क्या होता है, देखिए यति हो गया, यति का मतलब क्या हुआ कि जो बीच में कामा लगा के उस श्लोक के जो छंद है उनको अलग अलग किया जाता है, उसे यति कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा, अगर यहाँ मेघने लिखे मेरी भव बाधा, और ये देखिए लगाया गया है ना यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद जो यति है, यति का मतलब होता है, यति से तात्पर्य है जैसे तुक है, हम तुक देखेंगे। हाँ, तुक का तात्पर्य क्या है, जैसे देखिए हम कोई भी श्लोक पढ़ते हैं तो लास्ट के अक्सर ये दोहा छंद सोठा ये सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ रहती है कि आप चाहे जैसे पढ़िए लेकिन लास्ट वाला जो उनका राग से राग मिलता रहता है। जैसे यही देख लेते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
जय कपीस तुहलोक उजागर, देखिए ना, सागर उजागर, और इधर कुछ भी देखिए सोय होय, ठीक है ना। तो ये चीजें जो होती हैं ये जो मिली हुई रहती है, स्वर एक दूसरे के लास्ट के जो शब्द मिलते हैं वो इसके अंदर आते हैं तुक, ठीक है ना। तुक के बाद आता है चरण। चरण का मतलब होता है कि जो हमारा दोहा है या सोरठा है या रोला है ब्रवे है जो भी है, उसके अंतर्गत कितने चरणों का उल्लेख होता है। 2 चरण है कि 3 चरण का है कि 4 चरण का है कि 5 चरण का है कि 6 चरण का है, चरण की बात की जाती है। जैसे जैसे चौपाई 4 चरण का है, ठीक है। तो ये जो चरणों की बात की जाती है इसको चरण के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गण होता है। गण का मतलब होता है, गण का उल्लेख कुछ कहीं कहीं यहाँ मिलता है। उसके बाद गण का मतलब जैसे कुछ शब्द कहीं कहीं गण का उल्लेख शब्दों से लगाया जाता है। जैसे देखिए 3 शब्द, जैसे सागर, कपीस, ठीक है, हसाय, ठीक, हरित, मतलब इसके अंतर्गत जो आते हैं ये हमारे वर्ण आ गए, वर्णों के भेद जो है, छंद के भेद। अब हमने इसको पढ़ लिया, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जो हम छंद में मात्रिक छंद जो पढ़ते हैं, तो जो सबसे महत्वपूर्ण मात्रिक मतलब होता है मात्रा के आधार पर जो छंद बतलाए गए हैं। तो मात्रा के आधार पर बतलाए गए हैं, तो मात्रा तो हम जानते हैं, लेकिन किस मात्रा की के लिए कितनी मात्राएं निर्धारित है किस शब्द के लिए, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले मात्रात्मक नियम, मात्रा लगाने के नियम देखेंगे। जैसे हमारा ह्रस्व, ह्रस्व मतलब छोटा होता है, छोटा मात्रा, छोटी मात्रा, इसके लिए 1 मात्रा बताई जाती है, ठीक। दीर्घ मतलब बड़ा होता है, इसके लिए 2 मात्रा बताई जाती है। तो ह्रस्व के अंतर्गत छोटे में कौन कौन आएगा, एक आएगा अ, ठीक, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक। ये शब्द जहाँ जहाँ आएंगे, ये शब्द इसके अंतर्गत 1 मात्रा का उल्लेख होगा, ठीक। इसके बाद जो बचते हैं, क्या क्या बचता है, बचता क्या है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए, ओ औ, और अंग अह। देखिए इनके अंतर्गत देखिए अ ई उ री, ये जहां जहां हमारी मात्राएं आएंगी। अच्छा, ये स्वर के अंतर्गत आएगा, मात्रा इन्हीं से निर्धारित होती है ना। अ की मात्रा मतलब छोटी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ये मात्राएं हैं। तो जो ये मात्राएं हैं इसके अंतर्गत 1 मात्रा रहेगी और इसके अंतर्गत 2 मात्राएं रहेंगी। अभी जब हम इसको दोहा जो हम सब लिखे हैं यहाँ पे, दोहा ये पाई जो हमने लिखा है दोहा के लिए, चौपाई के लिए, इसमें पाई मात्रा इसी के आधार पे लगाएंगे। तो हम इसको पहले मात्रात्मक रूल नियम पढ़ लेते हैं, तभी तो लगा पाएंगे ना। देखिए अब दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। अब जैसे देखिए आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ अंग अह, ये शब्द, ये स्वर जो हमारे मिलेंगे, ये स्वर जिस जहां जहां मिलेंगे वहां पे हम 2 मात्रा लगाएंगे, ठीक। ये मात्रात्मक रूल यही है, ठीक है। और एक चीज होता है इसमें से, कहाँ दिखा दे, हाँ, जैसे यहाँ देख लेते हैं, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे कर्ता, तो जो ये त है, ये त अगर आधा शब्द कोई आए इसकी मात्रा नहीं लगती, लेकिन ये जो ऊपर वाला र है ये यहाँ आके लग जाएगा, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ ऑलरेडी 2 मात्रा हो जाएगी, ठीक। इसके 1-2 उदाहरण हम और ले लेते हैं, इसके 1-2 उदाहरण हम और ले लेते हैं। जैसे धर्म, धर्म, देखिए धर्म। अब इसके मुताबिक ध मतलब इसमें अ की मात्रा है, सिंगल होना चाहिए, लेकिन ये जो र लगा हुआ है ये आके इसमें जुड़ जाएगा तो यहाँ 2 मात्रा हो जाएगी, ठीक। यहाँ म रहेगा तो यहाँ सिंगल ही रहेगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। और एक जैसे एक और शब्द आता है उज्ज्वल, 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 देखिए यहाँ से 1 मात्रा, कोई मात्रा नहीं है, यहाँ भी 1 मात्रा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ध्यान देना, यहाँ वह की 1 मात्रा रहेगी, लेकिन यहाँ पे 2 ज है, इसलिए यहाँ 2 मात्रा हो जाएगी, 2 मात्रा के चिन्ह ऐसे रहेगा, ठीक। ये 2 मात्रा के लिए, ठीक, ये ध्यान रखना है। अगर कोई शब्द ऐसे आ गया जैसे कच, इसमें 1 रहेगा, लेकिन ये जो मात्रा है इसको अर्ध स्वर को नहीं, इसको अर्ध व्यंजन को नहीं लिया जाएगा, इसकी भी 1 मात्रा मानी जाएगी, 1 ही है, ठीक।
अब हमने ये देख लिया, मात्रा लगाने का नियम देख लिया कि ये शब्द जहाँ आएंगे, स्वर जो आएंगे छोटे स्वर उसमें एक मात्रा, बड़े स्वर आएंगे दो मात्रा हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम आगे चल के ये देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे मात्रा, इसको जो है इसको भी अच्छा मात्रिक नियम जो बताया, इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3, पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सम, तीसरा विषम। अब अर्ध सम मात्रिक के अंतर्गत कौन कौन आएगा? चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका। अब इसकी परिभाषा, चारों की परिभाषा एक बार ही पे ही पढ़ लेते हैं, अलग अलग पढ़ने से अच्छा एक ही बार में पढ़ लेते हैं। जैसे जो यह देखिए कुछ परिभाषा मैच करेगी, कुछ अलग करना। यह 4 चरण का छंद होता है तथा इसके प्रत्येक चरण में, अब इसके बाद चारों का अलग अलग हो जाएगा, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं रोला के, और गीतिका के प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं तथा हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती है। हमारा परिभाषा कंप्लीट हो गया ना। चौपाई किसे कहते हैं? यह 4 चरण का छंद होता है तथा इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है ना? ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हो गया अर्ध सम मात्रिक का मतलब क्या हुआ? जैसे दोहा, सोरठा, बरौवे, इसका मतलब हुआ अर्ध सम का मतलब, इसका कहने का मतलब है कि ऐसे जो है अर्ध सम का मतलब हुआ कि जिसमें 4 चरण का छंद है तो 2 में सेम मात्रा रहेंगी और 2 में सेम। जैसे दोहा का क्या होता है? पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। ठीक है, उसी प्रकार से दोहा का 24 ये हो जाएगा। सोरठा जिस लिस्ट का उल्टा हो जाएगा, मतलब सोरठा उल्टा का मतलब अभी यहाँ परिभाषा भी बताते हैं सोरठा का। बरौवे का मतलब होता है पहले और तीसरे में 12-12 और दूसरे चौथे में 7-7, बरौवे हो गया। विषम मात्रिक का मतलब होता है कि जो जिसमें मात्राएं सेम न हो, हर चरण की बदली हुई रहे। ठीक है ना? ये इसके अंतर्गत विषम मात्रा में कुंडलिया और छप्पे आएंगे। ठीक, अब हम एक एक करके देखते हैं। इसमें भी सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक में एक एक करके सबका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला लेते हैं चौपाई। चौपाई कहा है ना, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? चौपाई यह 4 चरण का छंद होता है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे अच्छा हमने 2 ही लिखा है यहाँ पे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलिधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो आइए इसमें कहा है ना 16-16 मात्राएं, तो मात्रा लगा के देखते हैं होती है नहीं, मात्रा लगाते हैं। देखिए यहाँ पे एकदम कोई मात्रा नहीं, यहाँ सिंगल मात्रा, एक मात्रा, एक। देखिए छोटा ऊ है, छोटा ऊ का मतलब एक मात्रा, म है आ की मात्रा, मतलब ये रहेगी डबल मात्रा, यहाँ सिंगल मात्रा। ज्ञान आ की मात्रा है, मतलब डबल मात्रा। न में सिंगल मात्रा, ये छोटा है, सिंगल मात्रा, सिंगल। यहाँ देखिए आ की है डबल मात्रा, सिंगल सिंगल। अब इसकी काउंटिंग करते हैं, 13 इतना आ रहा है कि नहीं, 16 देखते हैं। 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए 16 हमारा करेक्ट आया ना, चूंकि जितने चरण रहे सब में आना चाहिए। अब इसमें भी एक बार देख लेते हैं शॉर्टकट में। जय 1 कपीस, यहाँ पर में बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ 2 हो जाएगी, यहाँ 1, छोटी ई की मात्रा 1, छोटी की मात्रा 1। यहाँ देखिए ओ है, ओ का मतलब होता है कि 2 मात्रा, का में 1 1, 2 मात्रा 1 1। इसको जोड़ते हैं 1 2 3 2 5 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम चारों चरण लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो उनमें भी 16-16। इस प्रकार से चौपाई का हमने स्पष्ट देख लिया कि 4 चरण के हैं और मात्रा लगाने का रूल भी। अब इसके बाद हम अगला लेते हैं अर्ध सम मात्रिक में। सबसे पहले दोहा को, सबसे पहले किसको लेते हैं? दोहा को। दोहा में वैसे लिखा है मेरी भव बाधा हरो। अच्छा, दोहा की परिभाषा क्या है? दोहा यह 4 चरण का छंद होता है। ठीक है, इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले से हम लिख देते हैं ना, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। अब एक बार इसको भी देख लेते हैं, मात्रा हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, एक बार मात्रा देख लेते हैं। जैसे देखिए मेरी, अब देखिए यहाँ पे ए आया है, यहाँ पे पहले दिया है ए आई मतलब होता है 2 मात्रा, तो यहाँ कितनी रहेगी? 2 मात्रा। ठीक, इसमें बड़ी की मात्रा है, नीचे लगाता हूँ, कहाँ यही लगाता हूँ, 2 मात्रा। ठीक है, ठीक, इसको थोड़ा हटा देते हैं, जगह कम है। अब भाव आई सिंगल मात्रा, सब बाधा आ की है डबल मात्रा, सिंगल मात्रा, ये ओ की है डबल मात्रा। अब इसको जोड़ते हैं 2 4 6 8
10, 11, 12, 13 13 मात्रा है कि नहीं है। इसमें देखते हैं राधा, राधा इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, ग में 1, इसमें भी 1 रहेगा क्योंकि ग में कोई र में छोटी मात्रा है। एक सेकंड, यहाँ पे हरो ये गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना है, हरो नहीं होगा, यहाँ हरव होता है। अच्छा ये मिस्टेक हो रहा है, मेरी भव बाधा हरव, हरव होता है, हरो नहीं हरव। अभी तो यहाँ पे 2 मात्रा तब आएगी, ठीक है, हरव होता है, ठीक। तो यहाँ पे 2 मात्रा अभी जोड़ेंगे, आ जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। अब यहाँ 2 2, अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1 देखेंगे, 2 1 3 1 4 1 5 2 7 2 9 10 11 मात्रा। अब इसमें भी जा तन की झाई पर देखिए 2 1 1 2 2, अब ये देखिए बड़ी है ना 2, ये 1 रहेगा। अब यहाँ का एक ही है, यहाँ दिखाया है ए आई मतलब 2 मात्रा। जोड़ते हैं 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 11 12 13 13 मात्रा है। इसी प्रकार से अब चौथा चरण भी 11 आना चाहिए। देखिए 11 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे 1 2 1, देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 1 3 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा 10 11। यहाँ ध्यान देना है, श्याम जो लिखा है मैंने पहले यहाँ लिख के बताया, जैसे जैसे लिख दिया टा, तो जो ये आधा है एक आधा का नहीं आएगा, पहले बताया हूँ पहले वीडियो में। अगर जैसे हमने लिख दिया उज्जवल, क्या लिख दिया एक बार फिर से बता, ज उज्जवल। अब देखिए यहाँ 2 आधा आ रहा है, 2 जा रहा है, इसकी एक मात्रा बन जाएगी और एक इसकी मात्रा, एक इसकी, या इसको इन दोनों को मिला के हम कर सकते हैं 2 मात्रा। लेकिन यहाँ शाम मतलब ये आधा है तो इसकी नहीं बनेगी, तो हो जाएगा 1 2 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 मात्रा आ गई ना, स्पष्ट है। अभी देखो सोरठा, सोरठा का मतलब होता है उल्टा, किसका उल्टा, दोहे का उल्टा। इसीलिए देखिए ये मुस्कुरा रहा है, ये देखो मुस्कुरा रहा है कि इसको तो पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना क्यों नहीं है, क्योंकि लिख देंगे यह दोहे का उल्टा होता। अब उल्टा होता है तो परिभाषा कैसे बनाएंगे, इसके जब उल्टा हो जाएगा तो इसके कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर उल्टा होने का मतलब पहले दिख रहा है कि नहीं। उल्टा होने का मतलब यह है, उल्टा होने का मतलब है दिख रहा है यहाँ पे। उल्टा होने का मतलब है जैसे उल्टा, सोरठा कैसे उल्टा होगा, जैसे दोहा कैसे बनाए थे, इसके पहले 4 चरण बनाते, 1 2 3 4। पहले में कितनी थी 13 मात्राएं, दूसरे में कितने थी 11 मात्राएं, तीसरे में 13, चौथे में 11। अब सोरठा का उल्टा बना लेंगे, 1 2 3 4। उल्टा बनाएंगे तो कैसे होगा, पहले में 13 थे तो 11 कर देंगे, यहाँ 13 कर देंगे, फिर यहाँ 11, फिर यहाँ 13। उल्टा हो गया कि नहीं, 13 11 13 11। अब परिभाषा क्या बनाएंगे, सोरठा, सोरठी की परिभाषा, सोरठा दोहे का उल्टा होता है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होती है, ठीक है ना। अब इसका उदाहरण अगर आप एक ही याद किए हैं तो इसी का उल्टा कर दीजिए। कैसे लिखेंगे, राधा नागर सोय मेरी भव बाधा हरो, ठीक। मतलब इसी का उल्टा फिर श्याम हरित दुति होय जा तन की झाई पर। ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अभी कहेंगे ये आपका श्लोक तो उल्टा हो जा रहा है, ये मतलब जो दोहा है उल्टा हो जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है नीचे, तो ये समझाने के लिए। तो दोहे सोरठे के लिए ये हमारी पहली लाइन हो जाएगी और ये ये पहली लाइन हो जाएगी, ये वाली पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद होता है कुंडलिया। क्या होता है कुंडलिया, कुंडलिया का जो है हम ये विषम मात्रिक में चल रहे हैं। विषम मात्रिक में बताया भी है कि, अच्छा यहाँ एक चीज लिख देते, दोहे में जो होता है पहले में 13 11 और सोरठा में 11 और 13, ठीक। कुंडलियों में कहा 13 और 11। कुंडलियों का ये कुंडलियाँ जो होती हैं ये दोहा और सोरठा से मिलके बनी हुई होती है, ठीक। इसका उदाहरण है, बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होए हंसाए। मतलब जो बिन विचारे काम करता है वो उसका क्या होता है, सो बाद में पछताना ही होता है। सही बात भी है, हाँ। अब काम बिगाड़े मतलब अपना काम तो बिगड़ता ही है और जग में हंसाई, जग हंसाई तो होना ही है, ठीक। तो अब इसकी बाई मात्रा लगा लेते हैं। मात्रा लगाते हैं जो हमने यहाँ सीखा है मात्रा के जरिए से। बिन, छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई मतलब सिंगल,
यहाँ पे कुछ नहीं, सिंगल सिंगल। आ मतलब क्या होता है, डबल। ये क्या है, ए की मतलब यहाँ है, ए मतलब सिंगल, जो मतलब डबल, क मतलब सिंगल, ए मतलब डबल। ठीक, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 आया कि नहीं आया, आया ना, आ गया ना। अब इसके बाद देखते हैं कुछ गलत हुआ है क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, हाँ गलत हुआ है, तभी 11 कैसे, यहाँ कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए ना। देखिए ये दिया है ना कुंडलियों में 13 और 11 आना चाहिए। तो एक बार फिर देखते हैं, कहीं मिस्टेक हुआ होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए पहले में 1 1, यहाँ पे छोटी की मात्रा 1, यहाँ 2, यहाँ भी 2, जो 2, कम में 1, यहाँ 2। अब देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी भी कहीं गलत हो रहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले में एक यहाँ 2 2, देखिए यहाँ पे जो है बिन, ये इसमें कुछ नहीं गलत हुआ है। देखिए 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 11। यहाँ बिन शायद ऐसे नहीं लिखा है, बिन, या तो ये भी हो सकता है, इसमें कुछ मिस्टेक है थोड़ा सा। बिन बेचारे जो करे, या तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता है, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है। बिन यहाँ सिंगल कर रहे, तो ये 13 हो जाएगी। ठीक, सो पाछे पछताए। अब इसमें देखते हैं, सो मतलब हुआ डबल मात्रा, पाछे डबल डबल, सिंगल सिंगल डबल सिंगल, 1 2 1 3 1 4 1 5 2 7 2 9 2 11। इसमें सही आया। देखिए काम बिगाड़ो आपनो, इसकी भी मात्रा, इसमें कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। ठीक है, 13 आना चाहिए। इसमें भी कितना आना चाहिए, इसमें भी कितना आना चाहिए, इसका देखो, इसमें भी देखो कितना आना चाहिए। देखो 2 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ 2 2 2 1 2, देखो 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 11 12 13, इसमें भी 13 आ गया। ठीक, अब इसमें देखो जग में हो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखिए, ध्यान देना है कि इसमें अभी एक चीज़ और बताया गया था कि इसे मिलकर बना होता है ना, किससे होता है, अब दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। तो 13 और 11 कितना होता है, 24 मात्रा इसमें भी और इसमें भी। तो इस प्रकार से हमारा, देखिए कुछ कहीं मिस्टेक हुआ है तो उस पर नहीं जाना है, हमें समझना है कि मात्रा लगती कैसे है। मैंने बता दिया है, बड़ी ई की मात्रा के लिए 2 मात्रा, बड़ा मतलब 2 मात्रा के लिए ये लगेगा, सिंगल मतलब 1 मात्रा के लिए ये लगेगा। ठीक है, सिंगल के लिए क्या लगेगा, ये वाला लगेगा, सिंगल के लिए ये लगेगा। और एक चीज मैंने बता दी, अगर कहीं बीच में आधा अक्षर एक बार आ रहा है, अर्ध स्वर मतलब व्यंजन, आधा व्यंजन जो आ रहा है आधा, इसकी मात्रा नहीं निकलेगी, लेकिन अगर 2 बार आ गया तो इसकी 1 मात्रा बन जाएगी। ठीक, ये रूल है, यही महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये जो श्लोक है, जो ऑलरेडी फिर समझ, जब अगर ये रूल समझ में आ गया ना, तो फिर ये क्या है, कोई भी श्लोक आए हम लगा सकते हैं। और जब मात्रा लग जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, दोहा है कि सोरठा है कि चौपाई है कि हरगीतिका है कि रोला है, कुंडलिया है, सब समझ जाएंगे। ठीक, परिभाषा आपके सामने मैंने बता दिया। आई होप आज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो भी मैंने बताया है। जितने कंटेंट हमने दिए, कंटेंट दिए हैं आज, ये हमने कई जगह से देख के तब दिया, ऐसा नहीं उठा के बना दिया। तो सो आपको अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और थोड़ा सा सहयोग करिए कि हमारा ये जो है चैनल थोड़ा आगे बढ़ सके। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कहीं आपको कुछ गलत लग रहा है तो हमें बताइए, नहीं तो हम जो है अब कंटिन्यू अपने काम में लगे हुए हैं, बस आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बाय। ऐसा इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, हम बता देते हैं। जैसे एक यहाँ पे लिया है, जो इसको इधर कहीं ले लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया प्रश्नोत्तर, देखिए सिर्फ देखने मात्र से कोई चीज़ नहीं स्पष्ट होती, उसको समझना पड़ता है। प्रश्नोत्तर में देखिए 1, यहाँ कन्फर्म है 2 रहेगी, यहाँ भी 1। अब देखिए यहाँ तक है 1 रहेगी, लेकिन ये यहाँ आधा है और यहाँ आधा, तो दोनों के मिलाकर 1 मात्रा ये बन जाएगी।
जैसे मैंने इसको बताया था, ये दोनों एक साथ आधा आधा लगे हुए हैं, लेकिन ये देखिए आधा यहाँ है आधा यहाँ, दोनों को मिलाने से एक ये बन जाएगा, ना में वो है ता रहेगा ये रहेगा। तो इस प्रकार से मात्राओं का ये रूल है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।